हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अगेन ऑन माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम और कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं अपने सीडीपी पोर्शन से। सारे ही लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था वो किसने डिस्कवर किया था, तो या फिर हम ये बोल सकते हैं किसने बनाया था वो टेस्ट। तो उस टेस्ट को बनाने वाले थे भाई एल्फ्रेड बिने और साइमन। ठीक है, दोनों ने मिलके बनाया था, एल्फ्रेड बिने ने और साइमन ने। जो ये फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था, ये दोनों क्या थे भाई, फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे। क्या थे दोनों? फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे। ये क्यों बनाए गए थे ये टेस्ट, रीज़न क्या था इनको बनाने का, कि ये आइडेंटिफाई करना जिन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है स्कूल लेवल में लर्निंग में या स्पोकन में, उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर सके कि एक्चुअल में वो किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और ऐसा अगर है तो उनके साथ क्यों है ऐसा। ठीक है, ये रीज़न था बनाने का। तो ये बने थे 1905 में। बिने साइमन स्केल था जो कि बेस बना था मॉडर्न आईक्यू टेस्टिंग का। तो यहाँ पे एल्फ्रेड बिने और साइमन दोनों का नाम इसमें आता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। हिंदी वाले स्टूडेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज़ हाउ पीपल चेंज फिजिकली, cognitively and socially over the entire lifespan is known as। now they are asking कि साइकोलॉजी की उस ब्रांच को आप क्या बोलेंगे जिसमें आप ये स्टडी करते हैं कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो फिज़िकली मतलब उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस, कॉग्निटिवली मतलब उनकी माइंड के अंदर चेंजेस, सोशली मतलब कैसे वो बिहेव कर रहे हैं सोसाइटी में, कैसे ये चेंजेस होते रहते हैं उनके एंटायर लाइफ स्पैन के अंदर। तो ये जो ब्रांच है साइकोलॉजी की, इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है उनका, किसी का कम हो रहा है, किसी का बेटर वे में हो रहा है, किसी का लेस वे में हो रहा है, लेकिन हो तो डेवलपमेंट ही रहा है ना। तो इस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी को क्या बोला जाता है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इन्नेट मोटिव। देखिए, इन्नेट मोटिव हमने लास्ट वीडियो में भी ये स्टडी किया था कि जो इन्नेट मोटिव होते हैं ना, इन्नेट का मीन्स क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो आपके बर्थ टाइम से लेके आपके अंदर वो प्रेजेंट है, मतलब इंट्रिंजिक है। ठीक है, जन्मजात है वो चीज़ आपको। ठीक है, तो ये जो इन्नेट मोटिव्स है, ये थ्योरी क्या बताती है कि दिस थ्योरी सजेस्ट दैट इंस्टिंक्ट मतलब हमारी प्रवृत्तियाँ, ड्राइव ऑल बिहेवियर। जो हमारे अंदर मूल प्रवृत्तियाँ होती है ना, उनकी वजह से हमारा बिहेवियर होता है। और इंस्टिंक्ट क्या होते हैं? गोल डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है, एंड इन्नेट पैटर्न ऑफ बिहेवियर होते हैं दैट आर नॉट द रिजल्ट ऑफ लर्निंग और एक्सपीरियंस। मतलब इन्नेट तो जन्मजात हमारी मूल प्रवृत्तियों की वजह से है, वो किसी एक्सपीरियंस से नहीं आए हमारे अंदर। जैसे हम देखें, कुछ मोटिव होते हैं, हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, ठीक है, और हमारे क्या हो गया, ये रेस्ट हो गया। ये हमारे अंदर, अगर थकेंगे ना तो हमें कोई बोलेगा नहीं कि आप रेस्ट को, हम रेस्ट करेंगे। हमें भूख लगी है ना, तो हमारा गोल क्या होगा कि हम खाने की तरफ जाएं। अगर हमें प्यास लगी होगी तो हम क्या सोचेंगे? हम पानी की तरफ जाएं। तो ये जो मोटिव है ना, वो इन्नेट है, जन्मजात हमारे अंदर है। लेकिन जो सेफ्टी है ना, वो इन्नेट नहीं है, वो एक्वायर्ड मोटिव है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, who stated that adolescence is a period of stress, strain, storm and strife। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसने बोला था कि किशोरा अवस्था दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। तो ये बोलने वाले कौन थे? स्टेनले हॉल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट लेवल इन हियरार्किकल थ्योरी ऑफ लर्निंग गिवन बाय गैने। अब देखिए,
गैनी ने भी क्या दी थी, लर्निंग थ्योरी दी थी। अब उस लर्निंग थ्योरी के अंदर गैनी ने 8 टाइप की लर्निंग बताई थी। कितने टाइप की बताई थी भाई, 8 टाइप की लर्निंग बताई थी, ठीक है। और वो 8 टाइप की लर्निंग कौन कौन सी होती हैं, आप नोट डाउन कर लेना, स्पेस यहाँ है नहीं भाई। सबसे पहले सिग्नल लर्निंग होती है, सेकंड होती है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, ठीक है। थर्ड होता है चेनिंग बना के बच्चा सीखता है, फिर वर्बल एसोसिएशन से सीखता है। नेक्स्ट हमारा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग होती है, आफ्टर डेट कॉन्सेप्ट लर्निंग होती है, और फिर रूल लर्निंग होती है, और लास्ट में होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये जो हमारी सिग्नल लर्निंग से स्टार्ट हुआ ना, बच्चा मतलब सिग्नल से, इशारों से सीखता है, तो ये हमारा लोएस्ट लेवल होता है लर्निंग का गैनी की थ्योरी के अंदर। और अगर हम हाईएस्ट लेवल की बात करें, जैसे जैसे हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं, इस हिराकी में आगे बढ़ते हैं, तो जो लास्ट का लेवल होता है, जो टॉप का लेवल हमारा होता है, वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि हम खुद ही प्रॉब्लम सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। वो हमारा क्या होता है, हाईएस्ट लेवल होता है लर्निंग का। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। मतलब वो प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है, नॉन प्रोजेक्टिव के अंदर आती है, और उस टेक्निक से हम क्या मेज़र करते हैं, किसी की पर्सनैलिटी को मेज़र करते हैं। तो भाई वो जो टेक्निक है हमारी वो रहेगी, देखिए एसोसिएशन, कंस्ट्रक्शन और कंप्लीशन, ये तो हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर आती हैं। और जो हमारी सोशियोमेट्रिक टेक्निक है ना, वो हमारी क्या है, नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक है पर्सनैलिटी को मेज़र करने की। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड मेंटल हेल्थ। अब देखिए, किसी का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उस बंदे के अंदर क्या होगी, इमोशनली वो मैच्योर होगा, अपने संवेग पे वो कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि सांवेगिक परिपक्वता, मैच्योरिटी उसके अंदर है। क्योंकि उसके अंदर ये मैच्योरिटी है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा, ठीक है। कैपेसिटी होगी सेल्फ इवेलुएशन की, कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ गलत नहीं हूँ, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो वो इस चीज़ का इवेलुएशन भी कर सकता है। लेकिन इनटॉलरेंस, अब उसकी मानसिक जो हेल्थ है ना वो अच्छी है, तो क्या वो टॉलरेंट पर्सन नहीं होगा, क्या वो असहनीय पर्सन होगा, नहीं, वो सहनीय पर्सन होगा, वो कुछ चीज़ों को सहन करना सीख पाएगा। तो इनटॉलरेंस जो होता है वो यहाँ पे क्या है, गुड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मेंटल हेल्थ का। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय जीन प्याजे इन हिज कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। देखो, एक तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, कोग्निशन का रिलेशन होता है ना, वो हमारे ब्रेन से होता है, हमारे माइंड से होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो थ्योरी दी है ना वो जीन प्याजे ने दी है। तो जीन प्याजे की थ्योरी के अंदर कुछ टर्म आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। उन इम्पोर्टेंट टर्म से अलग ऐसी कौन सी टर्म है जो उसकी थ्योरी में नहीं है। तो एसिमिलेशन की उसने बात की है, कि एसिमिलेशन होता है कि कैसे ऑलरेडी आपके दिमाग में एक नॉलेज है और आपने कोई टॉपिक पढ़ा और उससे रिलेटेड ही नॉलेज दोबारा आपको मिली, तो आप उस पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज को जो एड ऑन करते हैं ना, वो एसिमिलेशन है। फिर आप वही उन चीज़ों को वही मानते हैं जो नई नॉलेज आपको मिली है, उस चीज़ को आप अकोमोडेट कर लेते हैं, फिर आपको उसको इक्विलिब्रेशन भी कर देते हैं। लेकिन जो ये सिम्बॉलिक टर्म है ना, ये जीन प्याजे की थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। तो 8th का थर्ड ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय जेम्स ड्रेवर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर। ठीक है, इनमें से कौन सा एक ऐसा मतलब कैरेक्टर है जो जेम्स ड्रेवर ने प्रेफर नहीं किया है, जेम्स ड्रेवर की वो स्टेज नहीं है, ठीक है, वो हमें बतानी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, द स्टेज ऑफ क्रूड इमोशन के बारे में जेम्स ड्रेवर ने बात की है, स्टेज ऑफ सेंटीमेंट के बारे में बात की है, द सेल्फ रिगार्ड स्टेज के बारे में बात की है, कन्फॉर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज के बारे में जेम्स ड्रेवर ने बात नहीं की। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा 4th वन।
नेक्स्ट पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है उसको देने वाला कौन है। सोशियो कल्चरल थ्योरी का क्या है कि भाई जो जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उस सोसाइटी का कुछ कल्चर होगा, तो उस कल्चर को लेके भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं अपनी सोसाइटी में रहते हुए, उस कल्चर में रहते हुए उसका भी काफ़ी बड़ा रोल होता है हमारी लर्निंग के अंदर। तो ये सोशियो कल्चरल थ्योरी बोलती है, ठीक है। और सोशियो कल्चरल थ्योरी को देने वाले कौन है भाई। सोशियो कल्चरल थ्योरी जो दी गई है वो दी है हमारी लेव वाइगोत्स्की ने। ये आपको याद रखना है कि सोशियो कल्चरल थ्योरी को किसने दिया है, लेव वाइगोत्स्की। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। पर्सनैलिटी मेजरमेंट के लिए कौन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक यहाँ पे नहीं है। तो देखिए ये हमने ऊपर भी बात की थी, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, टैट मतलब थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक है जिससे हम पर्सनैलिटी को मेज़र करते हैं, किसी की पर्सनैलिटी को। लेकिन वुडवर्थ पर्सनल डाटा शीट ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डायनामिक ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय कैटल। मतलब जो कैटल ने जो ट्रेट दी हैं 16 PF पर्सनैलिटी ट्रेट दी है ना, तो उनमें से कौन सी एक ट्रेट कैटल की नहीं है वो हमने बताना है। तो यहाँ पे जो अर्ज है वो भी नहीं है, और कंजर्वेटिव, ये दो ऑप्शन यहाँ पे सही है भाई। देखो एटीट्यूड और सेंटीमेंट की बात तो कैटल ने की है, लेकिन ये अर्ज और कंजर्वेटिव ये दोनों ही कैटल की थ्योरी से मतलब कैटल की पर्सनैलिटी ट्रेट्स में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, फॉर विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एपरसेप्शन चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट इज़ एप्लीकेबल। तो यहाँ पे हमें एज ग्रुप बताना है कि कौन सी एज ग्रुप के लिए ये टेस्ट बनाया गया था। तो ये बना था भाई 3 to 10 ईयर की जो एज होती है बच्चों की उसके लिए, ठीक है। अब ये चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट है क्या। सबसे पहले तो ये एक प्रोजेक्टिव मेजरमेंट है, ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है। इससे हम क्या पता लगाते हैं, वी एक्वायर द इंफॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रन पर्सनैलिटी। अब हमने पढ़ा है कि ये सारी जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है ये पर्सनैलिटी को मेज़र करती हैं। तो चिल्ड्रन का नाम यहाँ पे मेंशन है, तो ये चिल्ड्रन की पर्सनैलिटी उनके साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को पता लगाने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। इस टेस्ट में क्या होता है, एक बच्चे को 10 क्वासी एम्बिग्यूअस पिक्चर दी जाती हैं, ठीक है। तो चाइल्ड क्या करता है, उन 10 क्वासी एम्बिग्यूअस पिक्चर को जोड़ के आपस में एक स्टोरी क्रिएट करता है, और जब वो स्टोरी क्रिएट करता है ना, तो इससे उसके साइकोलॉजिकल प्रोसेस और उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता लगाया जाता है, ठीक है, कि वो किस तरह की स्टोरी को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। उसका दिमाग क्या काम कर रहा है इन सारी पिक्चर्स को देख के, ठीक है। वहाँ से उसकी पर्सनैलिटी भी मेजर होती है और ये पता चलता है कि उसके माइंड में क्या प्रोसेसेस चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। उनके अंदर डे ड्रीमिंग बढ़ जाती है, दिन में सपने देखने स्टार्ट कर जाते हैं, वोकेबलरी उनकी अच्छी हो जाती है, मेंटल एबिलिटी उनकी हाईएस्ट लेवल तक आती है। आपने देखा होगा कि एक अडल्ट इतनी तेज़ी से आंसर नहीं कर पाएगा जितना एक एडोलसेंस आंसर करता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है ना, वेट ऑफ मसल इज 20% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द बॉडी, ये यहाँ पे गलत है, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसका, एडोलसेंस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन। फॉल्स कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे मोटिवेशन का क्या है। मोटिवेशन में क्या होता है, एक पर्सन का बिहेवियर है वो चेंज होता है, एक पर्सन का बिहेवियर गोल ओरिएंटेड होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे मोटिवेशन को लेके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, मोटिवेटेड जो बिहेवियर होता है डज कॉन्टीन्यूटी, निरंतरता करता है, मतलब उसमें एक निरंतरता आती है अगर किसी का मोटिवेटेड बिहेवियर है। नेचर ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर इज रिजिड, कठोर होता
होता है, मोटिवेशन डज एनर्जी चेंज इन ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे हमने क्या बताना है कि फॉल्स कैरेक्टरिस्टिक क्या है मोटिवेशन का। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा जो नेचर है मोटिवेटेड बिहेवियर का वो रिजिड होता है। भाई किसी का मोटिवेटेड बिहेवियर होगा तो उसका नेचर रिजिड नहीं होगा, फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, फॉल्स है। मोटिवेशन एक्चुअल में है क्या? दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग, एनर्जाइजिंग, रिड्यूसिंग एंड एक्टिवेटिंग द एम्प्लॉय। किसी को भी अगर आप मोटिवेट करते हैं ना, उसको इंस्पायर कर रहे हैं, आप उसको एनर्जाइज कर रहे हैं, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं कि वो अपना हायर लेवल दे, किसका? अपनी परफॉर्मेंस का। ठीक है, क्लियर है। और ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है विद अनसेटिस्फाइड नीड, मूव थ्रू टेंशन्स भी आती हैं, ड्राइव भी आते हैं, गोल अचीवमेंट भी होता है, और फाइनली इसका एंड होता है रिडक्शन ऑफ टेंशन। ठीक है, और रिड्यूस हो जाती है। अगर आप किसी ड्राइव को, सपोज आपको भूख लगी है तो भूख आपके लिए ड्राइव है, आप उस चीज़ को लेके मोटिवेट होंगे कि आपको क्या खाना है, खाना खाना है। जब आप खाना खाते हैं तो आपकी जो वो ड्राइव की वजह से एक टेंशन क्रिएट हुई माइंड में, अब वो क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी रिडक्शन किससे हो गई? टेंशन से। ये होता है हमारा मोटिवेशन। तो यहाँ पे नेचर जो मोटिवेटेड बिहेवियर का होता है वो फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड बिने IQ स्केल, व्हाट इज द IQ रेंज ऑफ लो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन? लो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन का IQ लेवल क्या होता है? IQ रेंज ऑफ लो मेंटली, बिल्कुल लो है। तो इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए IQ रेंज ऑफ लो मेंटली रिटार्ड 20 to 35 C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हु वॉज द प्रोफाउंडर ऑफ एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले? जो एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले है इसका प्रोफाउंडर कौन है ये हमने बताना है। एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले, देखिए इसमें एक प्ले का नाम आया है। ये थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी सजेस्ट क्या करती है कि बच्चे की लर्निंग में किसका भी हाथ होता है कि वो कहाँ पे खेल रहा है। प्ले इज़ द शॉर्ट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अडल्टहुड। ठीक है, तो ये एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले क्या कहती है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन यंगर चिल्ड्रन कैसे होता है? प्ले के थ्रू, खेल के थ्रू। ठीक है, ये बिल्ड हुई थी वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ कॉग्निशन। एंड प्ले जो थ्योरी है ये हाइपोथेसाइज करती है कि जो खेल है ना, जो प्ले है, वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है एक बच्चे की लैंग्वेज की डेवलपमेंट का। खेल खेल में बच्चा सीखता है बातें, एंड अंडरस्टैंडिंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड एज अ चिल्ड्रन प्ले। जब बच्चा खेलता है ना, खेल में वो बच्चा बाहर लैंग्वेज सीखता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीखता है, वो रोल प्ले करता है अपना। ऐसे भी खेलते हैं बच्चे कि वो किसी का रोल प्ले करते हैं, तो उस टाइम पे भी उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ठीक है, और वो सिचुएशन को खुद फाइंड आउट करता है कि मेरे को इस सिचुएशन में क्या सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, इसी को क्या बोला गया है? एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले। और इसके जो प्रोफाउंडर हैं वो है हमारे कार्ल ग्रोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रोंग स्टेटमेंट इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैबिट? हैबिट को लेके हमने एक रोंग जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे गिवन है वो हमने बताना है। देखिए हैबिट क्या होता है? हैबिट होता है समथिंग दैट यू डू often and almost without thinking, especially something that is hard to stop doing। मतलब आदत ना एक ऐसा अभ्यास है, एक ऐसी बात है जिसको आपको कोई नहीं कहता, बिना विचार किए आप उसको डेली करते हैं और जिसे रोकना भी कठिन है। जैसे सपोज कोई सुबह उठ के मुंह धोता है, ठीक है, तो उसकी हैबिट क्या रहेगी कि भाई वो फेस वॉश करेगा, आंखों में पानी मारेगा सुबह उठ के, तो ये उसकी हैबिट हुई ना। अगर कोई उसको स्टॉप भी करेगा ना, क्योंकि ये उसकी डेली में होने वाली हैबिट है, वो उठते ही खुद करेगा, तो आप उसको रोक नहीं पाओगे, वो हमारी हैबिट होती है। तो यहाँ पे हैबिट को लेके ना हमें क्या बताना है? एक रोंग स्टेटमेंट बतानी है। एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, बिल्कुल अपने आप ही हो जाती है प्रतिक्रिया।
एक वेल लर्नड परफॉर्मेंस है, मतलब आपने हैबिट आपके अंदर कब बनी, जब आपको धीरे धीरे उस चीज़ को सिखाया गया, तो एक टाइम पे वो आपकी हैबिट बन गई, तो ये भी सही है। हैबिट इज़ परफॉर्म्ड ओनली अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेज, आदत केवल समान परिस्थितियाँ होने पर ही प्रदर्शित होती है, ऐसा तो नहीं है। अगर आप कहीं बाहर गए हैं और बाहर जाके भी सुबह सो के उठे, तो वहाँ पे भी आप ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं है वहाँ घर जैसे सिचुएशन नहीं है तो आप मुंह नहीं धोएंगे, ठीक है, तो ये भी है। लेकिन जो हैबिट है ना, वो एक्वायर होती है हेरिडिटी के थ्रू, कि हमारे माता पिता ये करते थे तो हम भी वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हेरिडिटी का हैबिट में कोई भी रोल नहीं है। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, वो हमारी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज नो रिलेटेड विद द थ्योरी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो ये बागले ने थ्योरी दी थी, मतलब अलग अलग उसने साइकोलॉजिस्ट ने ये थ्योरी दी है। तो इसमें मतलब ये पूछा है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की कौन सी थ्योरी यहाँ पे नहीं है, वो हमने बताना है। तो मेंटल डिसिप्लिन भी है, आइडेंटिकल एलिमेंट की भी है, जनरलाइजेशन की भी है, लेकिन थ्योरी ऑफ रोट मेमोरी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द अदर नेम ऑफ थॉर्नडाइक थ्योरी। मैंने बताया था कि थॉर्नडाइक की थ्योरी के बहुत सारे नाम हैं, तो अब इनमें से कौन सा नाम थॉर्नडाइक की थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं, ट्रायल और एरर थ्योरी भी बोलते हैं, लेकिन थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग रिस्पॉन्स हम उसको नहीं बोलते, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी क्या कहती है कि फोकस करो आप ओवर्ट बिहेवियर पे, ऑब्जर्व करो किसी भी पर्सन का आउटर बिहेवियर, ठीक है, और जो वो आउटर बिहेवियर कर रहा है ना, वही एक्चुअल में उसका बिहेवियर है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंस्टिंक्ट। तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हमने बतानी है इंस्टिंक्ट को लेके कि रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि इंस्टिंक्ट है क्या। इंस्टिंक्ट होता है भाई नेचुरल फोर्सेस डेट कोज अ पर्सन और एनिमल टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है। आपकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो आपके इंस्टिंक्ट हैं, आप उन मूल प्रवृत्तियों की वजह से एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हैं बिना सोचे बिना लर्न किए, वो इंस्टिंक्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या बताना है, कैरेक्टरिस्टिक जो रोंग है मतलब इंस्टिंक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको पढ़ना एक बार। इनेट होते हैं, वेरी पावरफुल होते हैं, अल्पकालिक होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये सी यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, मेंटल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद थॉट, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज एंड अदर हायर मेंटल प्रोसेसेस, उनको हम क्या बोलेंगे, कोग्निशन। जहाँ मेंटल एक्टिविटी का रोल आएगा मतलब वो हमारे कोग्निशन से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट हमने बतानी है। तो लर्निंग इज ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट, बिल्कुल। लर्निंग प्रोसेस ऑलवेज पर्पजफुल होता है। एरिया ऑफ लर्निंग बहुत ब्रॉडर होता है। बिहेवियर चेंज थ्रू इंस्टिंक्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन आल्सो कंसिडर्ड, नहीं। बिहेवियर चेंज किसी रिफ्लेक्स एक्शन से हुआ तो वो कोई लर्निंग नहीं होती, ये इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द टाइप ऑफ द वन ऑफ द कंपोनेंट कंटेंट अंडर 3D मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट गिवन बाय गिलफर्ड। तो जो मॉडल दिया था जेपी गिलफर्ड ने, उनमें से कौन सा यहाँ पे कंटेंट नहीं है उसके मॉडल का, ये बताना है। फिगरल भी होता है, सिंबॉलिक बिहेवियरल सिस्टम नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ मेमोरी। मतलब मेमोरी किस तरीके से होती है, पहले हम लर्निंग करते हैं किसी चीज़ की, फिर वो हमारी मेमोरी के अंदर रिटेंट होती है, मतलब वहाँ पे रिटेंशन स्टोर हो जाती है, फिर उस रिटेंशन से हम उसको रिकॉल करते हैं और फिर रिकॉग्निशन। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। हु प्रोफाउंडेड ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड फॉर फोस्टरिंग एंड बूस्टिंग द क्रिएटिविटी। तो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड था वो किसने दिया था, ये दिया था हमारा ओसबर्न ने। अब फिर से एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड क्या होता है, ठीक है। ये दिया तो ओसबर्न ने था 1953 के अंदर, अपनी एक बुक थी उसकी अप्लाइड इमेजिनेशन,
क्या था भाई बुक का नाम? अप्लाइड इमेजिनेशन। उस बुक में इन्होंने इस मेथड के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या करते हैं हम, ग्रुप ऑफ जो पर्सन है उनसे अलग अलग आइडियाज़ को निकालते हैं, बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग को वहाँ निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ रिलीजिंग पेंट अप इमोशनल एनर्जी। मतलब कौन सा करेक्ट वे नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सेल्फ पिटी, आत्म करुणा, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ माइंड डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू द हेडोनोस्टिक एंड प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर प्रिंसिपल पे जो सिगमंड फ्राइड ने बात की है वहाँ कौन सा पार्ट काम करता है? तो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है हमारी इड, ईगो, सुपर ईगो, तीन की बात की है। तो मतलब हम अपनी खुशी के लिए जो कर रहे हैं वो जो वहाँ पे कौन सा पार्ट काम करता है? इड। हु वॉज द प्रो फाउंडर ऑफ साइको एनालिटिकल मेथड? तो ये सिगमंड फ्राइड ही है साइको एनालिटिकल मेथड के प्रो फाउंडर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई आज के सीरीज़ के। होप सो अंडरस्टूड बाय ऑल। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।